नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नई नई बातें, नया वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही है कि कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं। कश्मीर में आज तीसरा चरण के मतदान हुए और हरियाणा में 5 तारीख को एक ही चरण में मत पड़ेंगे। तो एक और बात जो आज करने की है वो है आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, वहां पर जो चर्बी जैसा आरोप लगाया गया वहां पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, उसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और नसरुल्लाह मारा गया, आपको पता ही है ये तो। और उदयपुर में पैंथर का आतंक मचा हुआ है, उदयपुर उदयपुर के आसपास, मतलब गांव में। तो ये आज की बातचीत के विषय हैं और बातचीत शुरू करें उसके पहले ये अपील, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और फायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये अपील के बाद मैं बातचीत शुरू करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के अंतिम चरण का, मतलब तीसरे चरण का मतदान हुआ। इस चरण में 40 सीटें कुल थी, कुल 90 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में। उसमें से 50 सीटों पर पिछले 2 चरण में चुनाव हो चुके थे। तो इस बार अब जो है इस चरण में 40 सीटें हैं और अब कश्मीर में लगभग चुनाव पूरा हो गया है। अगर कहीं बाई इलेक्शन मतलब पुनर्मतदान हुआ तो वो अलग बात है। तो इसमें कश्मीर घाटी की थी 16 सीटें, 16 क्षेत्र कश्मीर घाटी के थे और 24 सीट जो है जम्मू के थे। जम्मू और कश्मीर के ये 2 अलग अलग संभाग हैं, उसकी स्थिति है। और चुनाव में इस बार बहुत अच्छी वोटिंग हुई। हालांकि 2014 में जो वोटिंग हुई थी उससे थोड़ी सी ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब फाइनल आंकड़े जब आएंगे तब पता लगेगा कि वास्तव में कितनी वोटिंग हुई है। तो अभी जो वोटिंग हुई है वो 65.65% वोटिंग हुई है और ये 5 बजे तक की वोटिंग है। और इसके बाद में मतलब वोटिंग की, मतलब मतों की जो सारी पेटियां, मतलब सारी मशीनें जो है इकट्ठी कर, ईवीएम मशीनें इकट्ठी हो जाएगी और उसके बाद उसका सही प्रतिशत निकलेगा। उसमें 1-2% वोट बढ़ भी सकता है। और अब चुनाव तो, कश्मीर के चुनाव तो आप सब जानते ही हैं कि वहां पर आ, खास तौर से तो भाजपा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन और पीडीपी, 3 चुनावी पार्टियां हैं और एक इंजीनियर राशिद की पार्टी है, वो भी वहां पर दमखम आजमा रही है। यूं तो वहां बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और लगभग 300 या 270 करीब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जो अलगाववादी माने जाते थे और अब तक चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। तो ऐसी पार्टियों में जमाते इस्लामी पार्टी है जो प्रतिबंधित है कश्मीर में, लेकिन उसके जो मेंबर हैं और वो
निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनका और राशिद इंजीनियर का समझौता हो गया। राशिद इंजीनियर आतंकवादी गतिविधियों के लिए के नाम पर जेल में बंद था, उसको जमानत हुई है, और चुनाव के लिए उसको जमानत हुई है। तो और वो कहा जा रहा है ये कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वोट काटेगा और भारतीय जनता पार्टी को फैसिलिएट करेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मैंने पहले भी हमने 2-3 वीडियो बनाए हैं, उसमें यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहाँ बहुत खराब है। केवल 19 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी सीटों पर उसने जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं निर्दलीय, उनसे, राशिद इंजीनियर से, और सलमान लोन की जो पार्टी है उससे, इन सब से समझौता किया है। इवन गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने घोषणा कर दी थी कि मैं इस चुनाव में भाग नहीं लूंगा और मेरी तबीयत खराब है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग मिलने के बाद वापस आए कि मैं चुनाव में प्रचार करूंगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर निर्दलीय और दूसरे संगठनों के भरोसे चुनाव लड़ रही है, और वो चाहती है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये तीनों पार्टियां बुरी तरह वहां हारे और निर्दलीय जीत जाए तो हम निर्दलियों के साथ मिलकर के वहां पर सरकार बना लें। पर ये मुझे लगता है ख्याली पुलाव ही हैं और ऐसा होना संभव नहीं है। वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इंजीनियर राशिद ने बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था अभी लोकसभा में, और 2 लाख वोटों से हराया था, कम वोटों से भी नहीं हराया था। तो ये सब हो सकता है और इसी भरोसे भारतीय जनता पार्टी इतना निवेश कर रही है निर्दलियों पर और छोटी छोटी पार्टियों पर। लेकिन देखते हैं क्या होता है। पर कश्मीर में, खास तौर से कश्मीर घाटी में, जो भी भाजपा का समर्थन करेगा या भाजपा के समर्थन से चुनाव लड़ेगा, वो निश्चित रूप से हारेगा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बहुत जबरदस्त आक्रोश है। तो कह नहीं सकते, 370 हटाने के बाद तो वहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम भी सुनना नहीं चाहता है। तो ऐसे में वहां हारना तो मतलब जीतना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पर देखते हैं क्या हो सकता है। जम्मू में जरूर थोड़ा अपर हैंड है भाजपा का, पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वहां अच्छी टक्कर दे रही है। मुझे नहीं मालूम जम्मू में कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी और कितनी सीटें भाजपा जीतेगी, लेकिन वहां फाइट अच्छी है। 43 सीटें कुल है शायद, और उसमें ये फाइट है। तो ये तो कश्मीर की हालत है। अब हरियाणा में चुनाव बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं और अभी 5 दिन बचे हैं। आज तो 1 तारीख हो गई, 3 तारीख तक प्रचार होगा, मतलब 2 दिन और हैं। और मतलब कल से ही, बल्कि संडे से शायद, वहाँ राहुल गांधी कल मतलब जो है रोड शो भी कर रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं और बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हैं। तो और उन क्षेत्रों में जा रहे हैं अपनी यात्रा को लेकर के और रोड शो कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में जो कुछ पॉकेट्स में भाजपा का वर्चस्व बना हुआ है अभी भी, उसको तोड़ने के लिए वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यात्रा कर रहे हैं। पदयात्रा भी है, उसमें
रथ यात्रा भी है और रोड शो भी है और मीटिंगें और रैलियां भी है। तो इस तरह से वो 4 दिन तक लगातार हरियाणा में घूमेंगे और जहां जा रहे हैं उनका अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है। मतलब शायद बंसीलाल जी के बाद, मतलब जब वो कांग्रेस पार्टी में थे उसके बाद इतना बड़ा जो माहौल बना है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, शायद पहली बार ही है। तो ये है सारा खेल। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी अपना चुनाव प्रचार कर रही है। शाह साहब भी रैलियां ले रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी जो भाषण कर रहे हैं उनको उनका तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इतना झूठ वो बोल रहे हैं उस भाषण में कि कोई मतलब हम बयान नहीं कर सकते। और बहुत ही छिछोरेपन पे आ गए हैं, वो दामाद जी को सौंप दिया और ये वो जो भी। खैर, तो ये स्थिति है। 3 तारीख शाम तक प्रचार बंद हो जाएगा। 5 तारीख को चुनाव होंगे, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, पता लगेगा कि कौन जीत रहा है। लेकिन कहते हैं ऐसा, जो विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, चुनाव विशेषज्ञ हैं, योगेंद्र यादव भी जिसमें से एक हैं, उन लोगों का ये मानना है कि इसमें कांग्रेस जो है एज पे है। कांग्रेस को ज्यादा, मतलब कांग्रेस बहुत ही आसानी से इस चुनाव को जीत जाएगी और आसानी से जीत ही नहीं जाएगी, 90 में से लगभग 70 सीटें भी जीत सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये स्थिति है। और भाजपा जो है हरियाणा में भी वही खेल खेल रही है जो कश्मीर में खेल रही है। मतलब यहाँ पर भी कुछ निर्दलियों को खड़ा किया है और उनको मतलब चुनाव मैदान में उतारा है और उनके भरोसे वो भी मतलब कांग्रेस के वोट काटेंगे, तो उनके भरोसे अपना चुनाव लड़ रही है। जो गठबंधन हुए हैं जैसे इन लोग का और बसपा का, और इधर ये जो जयंत जयंत भी, इधर जेजेपी पार्टी जो है उसका और चंद्रशेखर रावण की पार्टी का, जो आजाद पार्टी जो है उसका समझौते हुए हैं। ये समझौते भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं, मतलब ताकि वहां पर वोट कटे। उनको मालूम है कि बसपा और चंद्रशेखर रावण दलितों के वोट काट सकते हैं। जीतने की इनकी किसी की भी कोई संभावना नहीं है। एक भी सीट इनको मिल जाए, 1 या 2 सीट भी मिल जाए, पूरे गठबंधन को मिल जाए, तब भी बहुत बड़ी बात है। इन लोग के कुछ 2-3 सीटें जीत सकते हैं, उसमें भी बहुत मुश्किल ही लग रहा है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दिनों तक तो शैलजा के ऊपर डोरे डाले और इनको कहा कि आप भारतीय मतलब कांग्रेस में से छोड़ के और भाजपा में आ जाओ, कांग्रेस में आपकी इंसल्ट हो रही है, आपका अपमान हो रहा है, हम आपको साथ लेकर के चलेंगे। और अगर वो ये शर्त लगाती कि मेरे को अगर आप चीफ मिनिस्टर बनाओ तो आऊं, तो भी मान ली जाती, मुझे ऐसा लगता। लेकिन उसने एक बयान देकर के सारे इस इन बयानों को या इन अटकलों को का पटाक्षेप कर दिया। उसने कहा कि मेरे पिताजी भी इसमें तिरंगे झंडे में, कांग्रेस के तिरंगे झंडे में लिपट करके गए थे जब उनकी डेथ हुई, और मैं भी मेरी डेथ तक जीवन पर्यंत कांग्रेस में ही रहूंगी। तो जो भाजपा का एक साजिश थी कि किसी तरह हम शैलजा को तोड़ लें और उससे दलित वोट टूट जाएगा और दलित वोट हमारे साथ आ जाएगा, तो वो संभव नहीं हुआ। 21% दलित वोट है जो एक मुश्त कांग्रेस में जाएगा, ऐसा आभास होता है। तो इन सब के बाद एक खबर और है जो मैं
पढ़ देना चाहता हूँ। पढ़ देना क्या मतलब, बोलना चाहता हूँ। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है और वहाँ पर जो प्रसाद, मिलावटी प्रसाद की बातें कही जा रही थी कि इसमें चुना ये पशु चर्बी मिली हुई है, इसके घी में, घी पशु चर्बी से के मिलावट वाले घी से प्रसाद बनाए गए हैं, लड्डू बनाए गए हैं, ऐसा आरोप मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया। और वो ये लगाया उन पे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी पे। तो क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं, तो उन्होंने हिंदू ईसाई का मामला खड़ा करने की कोशिश की और बहुत ही संगीन तरीके से मतलब इसको आगे बढ़ाया और केंद्र तक बात पहुंची। अच्छा, कोई सबूत नहीं है, एसआईटी बनी नहीं, जांच मतलब एसआईटी बनाई है जांच करने के लिए, जांच हुई नहीं, जांच रिपोर्ट आई नहीं, उसके पहले आरोप लगा दिए। तो आप समझिए कि किस तरह की विपत्त से राजनीति हो रही है मंदिर के नाम पर और लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने के नाम पे। इस तरह की विपत्त से राजनीति हो रही है, इतना जबरदस्त भ्रम फैलाया जा रहा है कि पता नहीं क्या। तो आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं है तो आपने ऐसा बयान क्यों दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा मुख्यमंत्री से। और इसका मुख्यमंत्री और उनके वकीलों के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब एसआईटी आपने खुद ने बनाई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, अभी जांच नहीं हुई है, उसके बाद भी आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो ये सब बनाया था, बल्कि 2 बनाए थे। उसमें हमने एक वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की का जो पक्ष उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, उसको कोट किया था। उसमें हमारे एक मित्र हैं भाविक, डॉक्टर भाविक मिनारिया, वो इतने कुपित हुए और उन्होंने पता नहीं मेरे लिए क्या क्या लिखा मतलब उसमें, और कहा कि आपको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। मतलब अगर मैं, इतने कुपित हुए, अगर मैं उनके सामने होता, वीडियो में नहीं होता, तो शायद मेरा पुलिया बिगाड़ देते। तो ये मतलब लेकिन इन अंधभक्तों को ये नहीं समझ में आती है कि भाई जब वहां पर जब वो जगनमोहन रेड्डी ये कह रहे हैं कि मंदिर के गेट के ऊपर ही प्रयोगशाला बनी हुई है और उस प्रयोगशाला में, उस मंदिर में जो भी खाद्य सामग्री जाती है उसका टेस्ट होता है, और अप्रूव पास जब तक उस प्रयोगशाला से नहीं हो, गेट के अंदर वो खाद्य सामग्री नहीं घुस सकती है। वो कह रहे हैं कि 18 बार मैंने रिजेक्ट किया इसको, घी के टैंकर को, और वापस भेजा। और ये भी बता रहे हैं कि 15 बार स्वयं नायडू ने रिजेक्ट किया और वापस भेजा, उसके बाद भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही घिनौनी साजिश थी उन्हें बदनाम करने की, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। तो आज उसका सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरह से उसको आड़े हाथों लिया है मुख्यमंत्री को, उनकी बड़ी किरकिरी हुई है। और अभी मुख्यमंत्री जो है केंद्र सरकार के एक सहयोगी हैं, और तो इसका जो प्रभाव है वो केंद्र सरकार पर भी पड़ने वाला है। लेकिन जो अंधभक्त हैं और पार्टी के नाम पे या हिंदुत्व के नाम पे जो आंखें बंद करके और किसी भी बात का समर्थन और विरोध करते हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि वास्तविकताएं देखने के बाद उसके ऊपर अपनी जबान खोलनी चाहिए। तो ये आज का वीडियो
अब ये काफी लंबा भी हो गया है, 20 मिनट का करीब वीडियो हो गया है, तो मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखें और मैसेज करें। और ये अपील भी कि अगर आपने हमारे हिम्मत सेठ चैनल यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो और फायदा ये है कि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर उपस्थित होंगे किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।